हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 13 है। और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में डीएसए इन सी प्लस प्लस की सीरीज का लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता होगा हमने लेवल 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो में लेवल 1 पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक नज़र डालते हैं सिलेबस पर कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आपको भी क्लियर होता रहे और बीच बीच में आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो जो चीज़ें यूज में नहीं आती हैं वो आप भूलने लगेंगे, है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जैसे आपके लेवल कंप्लीट होते जाए उस लेवल का रिवीजन जरूर कर ले। इसीलिए हमने इस कोर्स को लेवल में डिवाइड किया है। तो लेवल 1 में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, सी प्लस प्लस क्या है, दूसरी लैंग्वेज से कंपैरिजन करके उसकी थ्योरी पढ़ी। फिर उसके बाद सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखा और इनपुट आउटपुट कैसे हम लेते हैं सी प्लस प्लस में यूजर से, ये देखा सी इन और सी आउट फंक्शन के जरिए। वेरिएबल्स के बारे में समझा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, और उनका डेटा टाइप क्या होता है। टोकन के अंतर्गत हमने कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। कीवर्ड्स में यानी कि रिजर्व कीवर्ड के बारे में हमने देखा, कई सारे रिजर्व कीवर्ड हम अभी तक कवर कर चुके हैं, जैसे इंट, फ्लॉट, ठीक है, डबल और कैरेट डेटा टाइप यानी जिसे 4 भी बोलते हैं। इसके अलावा इफ़, एल्स इफ़ और एल्स हो गया, ब्रेक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हो गई, कैश स्टेटमेंट हो गई। तो ये जितने भी कीवर्ड थे ये सब रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर ये कीवर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। आपको एक काम करना है कि नोट्स में जो कीवर्ड की लिस्ट दी गई है उसको एक बार देख लें और उसमें से अंदाज़ा लगा लें कि कौन कौन से आपके क्लियर हो गए। बाकी आने वाले वीडियोज़ में भी वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आइडेंटिफायर्स का मतलब यूनिक नेम, ठीक है, जिसके जरिए हम वेरिएबल या फंक्शन को बनाते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कांस्टेंट जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट जैसे यहाँ पर 5 है तो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्ट्रिंग के बारे में भी समझ चुके हैं और ऑपरेटर्स में कई अलग अलग टाइप के ऑपरेटर भी हमने समझ लिए हैं। अर्थमेटिक हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, ठीक है, कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, सबको हमने डिटेल में देखा है और बीच बीच में हमने कुछ एक्सरसाइज भी छोटी मोटी देखी है। फिर उसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बारे में समझा और कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। और उसी पर बेस्ड हम आज इस वीडियो में एक्सरसाइज देखने वाले हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें जितनी अभी तक हमने पढ़ रखी हैं ये लगभग सारी यूज हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं यूज हो पाएंगी, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, बिट वाइज ऑपरेटर हो गए, ये नहीं यूज होंगे। ये आने वाले समय में जब हम लूप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ एक्सरसाइज आपको मिले, वहाँ पर उनका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें यूज़ में नहीं आएंगी तो उनका आप रिविजन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो लेवल 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फटाफट ये जो एक्सरसाइज हैं ये समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए इसका जो कोड है वो पीपीटी में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लें और अपने आप से बनाएं। तो यहाँ पर आस्की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या देंगे, कोई कैरेक्टर देंगे इनपुट में और उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट हो। तो पहले तो आपको आस्की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो आस्की वैल्यू बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी कैरेक्टर को, या यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर होते हैं आपके ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, ध्यान देना, ए से जेड तक स्मॉल कैपिटल लेटर या ए से जेड तक स्मॉल लेटर आपका हो गया, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर हो गए। और जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, @ या प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, जो भी ए टू जेड जितने भी ऑपरेटर हैं, ठीक है, जितने भी सिंबल होते हैं, ये इन सब का क्या होता है, एक आस्की कोड होता है। ये स्टैंडर्ड कोड होता है एक बेसिकली, जिसके जरिए कंप्यूटर समझता है कि हाँ ये कौन सा कैरेक्टर है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, 1 या फिर 0, यानी कि बाइनरी बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर 1 0 जो कि एक मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर की यही लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। तो होता क्या है, जैसे हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया, सपोज ए क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक कैरेक्टर है ये कंप्यूटर डायरेक्टली तो समझेगा नहीं, और यहाँ पर क्या होगा कि ए का एक आस्की कोड होता है। तो अगर ये कैपिटल लेटर ए है तो इसका आस्की कोड होता है 65, ये हमें याद है, ठीक है, ये इसलिए हमने बताया। ए का क्या है, 65 है कैपिटल लेटर। अब ये जो 65 आस्की कोड है ये बेसिकली एक डेसिमल नंबर होता है। ये क्या होता है, डेसिमल नंबर। ये ए जो कैरेक्टर है इसका आस्की कोड है 65। अब क्या होगा कि जब हम ए डालेंगे इनपुट में तो ये क्या करेगा, उसका आस्की कोड निकालेगा, यानी कि 65। ये इसके पास टेबल होती है, फिर वो 65 को क्या करेगा, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करेगा। अब 65 का जब ये बाइनरी कन्वर्जन करेगा तो कुछ कुछ बाइनरी निकलेगी 1010 करके, ठीक है। अब ये जो 1010 बाइनरी निकली है, जो कि मशीन लैंग्वेज आ चुकी है, अब इसी पर कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। अब ये कंप्यूटर बाइनरी को कैसे समझता है, 10 को, तो ये 10 को भी बेसिकली नहीं समझता। अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें कि एग्जैक्टली कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे डेटा स्टोर करता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी लैंग्वेज 10 होती है, लेकिन 10 को भी वो नहीं समझता। 1 का मतलब यहाँ पर होता है हाई, यानी कि ऑन,
ठीक है, और 0 का मतलब होता है सिंपल ऑफ। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ऑन या ऑफ को समझता है। तो ये करता क्या है, यहाँ पर ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में करता है और इस बाइनरी नंबर को यानी मशीन लैंग्वेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर जहाँ पर भी उसे 1 मिलता है वहाँ पर सिग्नल ऑन करता है और जहाँ पर 0 मिलता है वो ऑफ करता है। बस यही प्रोसेस होती है कंप्यूटर में। इसीलिए जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ये सब काम कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये सारा काम सीपीयू करता है। बात समझ पा रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा गहराई वाली बात हो गई, डीपली बात हो गई। तो यहाँ पर होता क्या है, यही होता है एग्जैक्टली, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और सिर्फ ऑन ऑफ होता रहता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, इंटरनल अगर बात करें तो। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि आस्की वैल्यू बेसिकली क्या होती है। हमने जो आपको बताया था कि ए से जेड तक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, 0 से 9 तक के नंबर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, ऑपरेटर, इन सबका एक अपना आस्की कोड होता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर हमें आस्की वैल्यू पता करनी हो तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ये बेसिकली ट्रिक ही बोलेंगे इसको। इसमें होता क्या है कि यूजर से हम इनपुट लेंगे एक कैरेक्टर, जैसे उसने डाला कैपिटल लेटर ए, तो उसका आस्की कोड होता है 65, ये हमें पता है। तो ये आना चाहिए, मतलब ये हो गया इनपुट और ये आना चाहिए आउटपुट। ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ये कैरेक्टर डेटा टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, भाई आपको किस कैरेक्टर का आस्की कोड चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब प्रोग्राम आप बनाएंगे तो लॉजिक क्या लगाएंगे, किस तरीके से सोचेंगे। तो सोचने का तरीका सिंपल है। यहाँ पर पहले आप प्रोग्राम को ही समझिए। प्रोग्राम यानी इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। प्रॉब्लम क्या है कि यूजर से हम इनपुट लेंगे और आउटपुट में क्या आना चाहिए, यूजर से जो भी इनपुट लेंगे यानी कि कैरेक्टर जो भी लेंगे उसका आस्की कोड आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में भले ही आपको ना पता हो कि हमें ये प्रोग्राम कैसे लिखना है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पता ही है कि अगर हमें कैरेक्टर का आस्की कोड चाहिए तो कैरेक्टर तो चाहिए ना पहले। तो कैरेक्टर चाहिए तो यूजर से कैरेक्टर लेंगे। यूजर से कैरेक्टर लेना आसान बात है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर कैरेट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया और एक मैसेज प्रिंट कराया और उस वेरिएबल में हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक्स में कैरेक्टर मिल चुका है, जो भी मतलब जिसे हमें आस्की कोड में कन्वर्ट करना है। तो आस्की कोड में कन्वर्ट करने का एक ट्रिक होता है, वो क्या आपको पता होगा, हमने बताया भी था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर हमने बनाया एक्स, कैरेक्टर डेटा टाइप एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। अब अगर इस एक्स में, जो कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, सपोज अगर इसमें हम रखते हैं 65, यानी कि एक डेसिमल नंबर रख देते हैं, सिंपल। तो डेसिमल नंबर अगर हम रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये 65 का जो कैरेक्टर होगा उसे स्टोर करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। और अगर हम इंट डेटा टाइप, यहाँ पर इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने ए नाम का इंट वेरिएबल बना लिया इंट टाइप का, और इसमें अगर हमने कैरेक्टर रख दिया, जैसे कैपिटल लेटर ए रख दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ए का जो डेसिमल नंबर होता है, यानी कि एक तरीके से इसका जो आस्की कोड होता है वो स्टोर कर लेगा, क्योंकि वो डेसिमल नंबर होता है। तो ए में क्या होगा, ए इसका आस्की कोड होगा। तो बस यही ट्रिक हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो हमने क्या किया, x जो कि एक कैरेट डेटा टाइप है और इसको हमने y नाम के वेरिएबल में यहाँ पर असाइन कर दिया। और y क्या है, ये हमारा ये इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो x में बेसिकली क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर है, और y में क्या स्टोर हो जाएगा, इस कैरेक्टर का आस्की कोड यानी डेसिमल नंबर। और सिंपली इस y को ही हम क्या कर देंगे, प्रिंट। देखिए यहाँ पर y को क्या कर दिया गया, प्रिंट कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पर ये सिंपल सा कांस्टेंट मैसेज प्रिंट कराया गया है कि आस्की वैल्यू ऑफ, और फिर यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर और x यानी कि सिंपल वेरिएबल को पहले वही डाल दिया गया, x इस तरीके से वेरिएबल आ गया, और इज यहाँ पर फिर से इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया गया और y को प्रिंट कर दिया गया। तो इस तरीके से एक प्रॉपर मैसेज प्रिंट हो गया कि आपने जो कैरेक्टर डाला है उसका आस्की वैल्यू ये है। तो सिंपल सा ट्रिक है। दूसरा मेथड यहाँ पर क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x जो कि एक कैरेक्टर है, इसे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक इंट फंक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे, वैसे तो इंट जो है ये रिजर्व कीवर्ड है और ये डेटा टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन के काम में आता है। लेकिन अगर हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करें तो ये एज अ फंक्शन भी काम करेगा, ऐसा फंक्शन भी होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बदल सकते हैं। तो अगर हमने लगाया यहाँ पर इंट और पैरेंथेसिस के अंदर पास कर दिया वेरिएबल, तो इस वेरिएबल, ये वेरिएबल जो भी होगा, आपको पता है एक्स, जो एक्स है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये क्या करेगा, इंट में कन्वर्ट करेगा। और इंट में कन्वर्ट करेगा तो आपको पता ही है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप है इंट में कन्वर्ट होने पर उसका आस्की कोड ही निकालेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आस्की कोड प्रिंट हो
जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि ASCII कोड को हम स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रिंट होगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया, सेकंड मेथड। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, हमने आपको डिटेल में समझा दिया है और हमें नहीं लगता कि कोड ब्लॉक पर इसको जो है समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी यहाँ पर हम जो है इसे रन करके आपको दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इसे रन करके। तो सीधा हमने कॉपी किया। अब देखिए समझा तो दिया ही है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम इसे टाइप करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम हटाते हैं और इसी की जगह पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा प्रोग्राम हमने एज इट इज़ पेस्ट कर लिया। और अगर इसे अब हम रन करेंगे तो यहाँ पर पहले तो एरर आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो एरर आ रही है ना, तो ये हमने पावर पॉइंट से सीधा कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से आ रही है। इसमें कुछ ऐसा है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये हम हटा देते हैं और ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम डायरेक्टली रन करते हैं। आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट का फंडा अपनाना नहीं है। अब जैसे हमने कैपिटल लेटर ए डाला, एंटर बटन प्रेस किया, तो देखिए कोड आ रहा है 65। 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा वाला मेथड है ये भी काम कर रहा है। ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर से रन करते हैं। यहाँ पर कुछ और डालते हैं, जैसे हमने डाल दिया स्मॉल लेटर आर, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आर का ASCII कोड आ रहा है। इसी तरीके से हर सिंबल का, हर ऑपरेटर का, सबका ASCII कोड होता है। यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया डॉलर का साइन, ठीक है, एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉलर का ASCII कोड 36 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसे हम देख लेंगे आगे। फिर यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम क्या था कि 2 नंबर को स्वैप करना है। स्वैप करना है यानी कि चेंज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि x में 5 है और y में क्या है 8 है। तो हमें क्या चाहिए, मतलब ये चीज़ ऑलरेडी है, हमें क्या करना है कि y में करना है 5 को और x में करना है 8 को। ध्यान देना, y में क्या कर देना 5 को, x में क्या कर देना 8 को, मतलब अपोजिट कर देना। y की वैल्यू x में जानी चाहिए, x की वैल्यू y में आनी चाहिए, यही होता है स्वैपिंग। ठीक है, तो हमें यही करना है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मली सोचेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे सोचें कि x = 5 है, ठीक है, ये चाहे आप यूजर से इनपुट ले लें या कांस्टेंट वैल्यू दे दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और y = क्या है 8 है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्या कि हम क्या करें कि x = y कर दें और y = x कर दें। आप सोच रहे होंगे शायद, ठीक है, नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है, और सोच रहे होंगे तो गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए x = y कर देंगे, y = x कर देंगे, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि y की वैल्यू x में चली गई और x की वैल्यू y में चली गई। लीजिए, हो गया स्वैप। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू को x में डाला, ठीक है, तो y में क्या था, देखिए 8, y में क्या है 8, तो y की वैल्यू जो है 8 है और x में क्या चला गया 8, यानी प्रेजेंट टाइम में इस वाली लाइन पर x की वैल्यू भी 8 है और y की वैल्यू भी 8 है। y की तो ऑलरेडी 8 थी और x में क्या चला गया 8 चला गया कि नहीं चला गया, यानी दोनों में क्या है 8 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि x की वैल्यू फिर से y में गई, हालांकि y में ऑलरेडी 8 है और x में तो अभी अभी चेंज हुआ है। यहाँ पर x में क्या है, फिर से वही 8 ही है, तो यहाँ पर भी x एंड y की वैल्यू सेम 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये समस्या होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है फिर? तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम टेम्परेरी वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल हो गए, जिसमें x और y 5 और 8 है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल तीसरा वेरिएबल बनाया z नाम का, और z नाम का जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी टाइम हमने उसको असाइन भी कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पर डिक्लेयर अलग करते, असाइन अलग करते, फिलहाल हमने क्या किया, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ कर दिया। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमने z नाम का जो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने x की वैल्यू रख ली। ठीक है, अब x में क्या है, देखिए x में क्या है 5, तो हमने 5 को कहाँ असाइन कर दिया, z में। अब ध्यान देना, z में क्या पहुँच गया, 5 पहुँच गया कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। यानी x की जो वैल्यू है वो कहाँ चली गई, z में चली गई। क्लियर है? अब यहाँ पर जब x की वैल्यू हमने z में कॉपी कर ली, तो उसके बाद हम x की वैल्यू डिलीट कर दें या क्या करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि y की वैल्यू को x में डाल दिया, y की वैल्यू क्या की, x में डाल दी। ध्यान से समझना, y में क्या है 8 है, तो जो y की वैल्यू x में आ गई, तो अभी x की वैल्यू क्या हो चुकी है 8। ध्यान से समझना, y की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी x की वैल्यू क्या हो गई 8, क्योंकि y में क्या था 8, x में भी आ गया 8। अब यहाँ पर y में क्या डालेंगे, तो y में x नहीं डालेंगे, y में हम z डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही x की वैल्यू को z में कॉपी कर लिया था, तो इस बार हम z की वैल्यू को y में डाल देंगे। तो y में z की वैल्यू डालेंगे, z में क्या आएगा 5, क्योंकि हम ऑलरेडी x की वैल्यू 5 जो है वो z में ले चुके थे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो देखिए चेंज हो गया, यहाँ पर x में क्या था 5, यहाँ पर क्या हो गया 8, यहाँ पर y में क्या था 8, y में क्या हो गया 5। तो हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की मदद से यहाँ पर हम उसको स्वैप कर सकते हैं, 2 नंबर को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन हुआ, डिक्लेयर और असाइन हुआ, यहाँ पर भी डिक्लेयर और असाइन हुआ। यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू असाइन की थी, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दी है।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रीअसाइन किया, x की वैल्यू मतलब x को y से रीअसाइन कर दिया, y को z से रीअसाइन कर दिया और सिंपली x और y को प्रिंट कर दिया, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पर आप इसको आराम से कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें तीसरी एक्सरसाइज की, तो तीसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, ये चेक करना था कि दिया गया नंबर ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, अब ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। हम क्या करेंगे, सी इन के जरिए यूज़र से इनपुट ले लेंगे और यूज़र जो भी नंबर इनपुट डालेगा वो कुछ भी डाल सकता है, वो 85 डाल सकता है, ठीक है, 89 डाल सकता है, कोई भी नंबर डाल सकता है। तो वो जो भी नंबर डालेगा हमारा काम इतना है कि चेक करके बताना कि आपने जो नंबर डाला है वो ऑड है या फिर इवन, ये बताना है। तो वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑड और इवन नंबर को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 से जो है वो डिवाइड हो जाए और उसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल है अगर वो 0 बचता है तो वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, इवन। 0 पर क्या कहलाएगा, इवन। और अगर 0 के अलावा कुछ और बचता है, मतलब 1 2 3 कुछ भी बचता है, हालांकि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 बचेगा, अगर पूरा डिवाइड हुआ तो 0 बचेगा, या फिर अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 1 ही बचेगा, अगर 2 से बात करें तो। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, हमारी कंडीशन क्या होगी, बेसिकली कंडीशन ये होगी कि हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो अगर 0 बचता है तो हम उसे इवन मान लेंगे, और 0 के अलावा अगर कुछ और बचता है, कुछ भी बचे 1 2 3 जो भी है, तो उसे हम ऑड मान लेंगे। सिंपल है, यही तो लॉजिक है कि दिए गए नंबर को यानी जो यूजर से इनपुट लेंगे उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो होगा अगर वो 0 होता है तो इवन है और 0 के अलावा कुछ और होता है तो ऑड हो जाएगा। यही हमारी कंडीशन हो गई। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। अब देखिए यूज़र से इनपुट लें, कांस्टेंट वैल्यू डालें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होती होगी और आगे से हम इसको बताएंगे भी नहीं। ठीक है, मतलब बताएंगे नहीं का मतलब ये है कि ये नहीं बोलेंगे कि आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो तो आपको पता ही है, अब पता चल गया होगा। यहाँ पर फिलहाल हमने x की वैल्यू कांस्टेंट रखी है 9, आप चाहें तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि जो x में वैल्यू है, मतलब x में जो भी वैल्यू है हमें बताना है कि ये ऑड है या इवन है। तो हम क्या करेंगे, x को जो है डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कंडीशन स्टेटमेंट की, इफ़ स्टेटमेंट की। ठीक है, इफ़ एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आपको याद होगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अगर इसका रिजल्ट जो है वो 1 हुआ तो हम उसके हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं और 0 हुआ तो उसके हिसाब से कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया इफ़। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया, इफ़ स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर अब इफ़ को तो अच्छे से पढ़ा है आपने, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन यहाँ पर मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पर x में क्या है, जो कि हमारा नंबर है, इसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर हम नॉर्मली डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपको पता है कि जो डिवीजन का साइन होता है ये रिमाइंडर लाके नहीं देता। x में जो भी होगा, सपोज x में क्या हुआ 20, तो ये 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 10 होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर देगा नहीं। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए आपको याद होगा हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, करता डिवीजन ही है लेकिन रिमाइंडर जो है वो लाके देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को मॉडुलो कराएंगे 2 से, और इसका जो रिजल्ट होगा अगर वो इज इक्वल टू 0 होता है, देखिए यहाँ पर यही से सेम कंडीशन होगी हमारी, x मॉडुलो 2, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा अगर ये 0 होता है या 1 होगा, जो भी हो, अगर ये क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो अगर 0 के बराबर होता है तो हम मान लेंगे कि नंबर क्या है, इवन। तो सिंपली उसी के कोड ब्लॉक में यहाँ पर हमने मतलब ब्लॉक ऑफ कोड में हमने प्रिंट करा दिया, सी आउट नंबर ऑफ x इज इवन, सिंपल। और अगर ये कंडीशन नहीं चलती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉडुलो हुआ होगा और इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ और आई होगी, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हम सीधे एल्स कंडीशन में प्रिंट करा देंगे कि भाई आपका नंबर जो है वो ऑड है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज देंगे और जैसे ही एक्सरसाइज आपको दे आप दिमाग लगाएं और सोचें कि लाओ हम फटाफट कंडीशन बना लेते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप एज अ फ्रेशर न्यू हैं, ठीक है, आपके लिए ये C++ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर समझ में तो ये सब आपको अच्छे से आ रहा होगा, हमें पता है। लेकिन अगर आप किसी नई प्रॉब्लम को यानी नए प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करेंगे तो जल्दी सोच नहीं पाएंगे कि हमें क्या लिखना है, कितने वेरिएबल बनाने हैं, क्या कंडीशन रहेगी, कैसे क्या चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज आप करते रहते हैं और हम जो बता रहे हैं ये भी आप पूरा प्रॉपर सही से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है आपको लॉजिक बनाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक बनाना कोई मतलब आसान काम नहीं है कि बस सीख रहा और सीखते सीखते ही आपको लॉजिक बनाना आ जाएगा, नहीं। ठीक है, लॉजिक बनाने में समय लगता है और ये डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितनी आपने मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है ना। तो यहाँ पर चलिए, ये तो फिलहाल छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमने बताया है ये एक मतलब
बहुत ही गहरी बात है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इफ इल्स ये समझ में आ गया। दूसरा मेथड इसका क्या है, हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसे हम शॉर्ट हैंड इफ इल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी यूज यहाँ पर कर लेते हैं ऑड इवन में। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग नाम का, मतलब स्ट्रिंग टाइप का एक आर ई नाम का वेरिएबल बना लिया, आर ई जो कि एक वेरिएबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन होती है, और कंडीशन के बाद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। और अगर ये कंडीशन क्या होती है, दो ही चीज़ें होंगी, या तो ये 1 होगी यानी ट्रू होगी, या तो ये 0 होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद जो जस्ट वैल्यू होती है, ये हमारी किसके लिए होती है, ट्रू के लिए, और कॉलन लगता है, और जो अगली वैल्यू होती है वो फॉल्स के लिए होती है। ये ट्रू के लिए होती है और ये फॉल्स के लिए होती है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अपनी कंडीशन, और अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू, तो यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, और वरना फॉल्स वाली स्टोर होगी। सिंपल सी कहानी है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, यही सेम कंडीशन दे देंगे। तो ये हमने कंडीशन दी, तो अगर मॉड्यूलो होकर के रिजल्ट 0 हुआ, यानी कि हमारा नंबर क्या होगा, ट्रू, मतलब सॉरी इवन होगा, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू वाली चलेगी। तो इवन जो है ये क्या है, आर ई में स्टोर हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो इवन यहाँ आर ई में स्टोर होगा, और अगर यहाँ पर ये 0 नहीं हुआ, ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ऑड जो है वो आर ई में स्टोर हो जाएगा। और जो भी आर ई में स्टोर होगा, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से जो भी होगा, इवन या ऑड, जो कौन क्या आएगा हमें नहीं पता, जो भी आएगा वो यहाँ पर आर ई में सिंपली इस तरीके से सी आउट करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नंबर ऑड है या इवन है पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों तरीके देख लिए, शॉर्ट हैंड इफ इल्स और इफ इल्स का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है और थोड़ा सा ये बड़ा प्रोग्राम देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, यानी कि दिए हुए 3 नंबरों में से हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। अब आप चाहें तो यूजर से इनपुट ले लें या कांस्टेंट वैल्यू। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए और उनकी कांस्टेंट वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल हो गए, ठीक है। यहाँ पर x, y और z ये 3 वेरिएबल है, जिसमें 90, 50 और 20 इस तरीके से वैल्यू है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये कंपेयर करके बताना है, ऐसे नहीं बताना है कि बता दिया 90 है, सामने लिखा है, नहीं। ये तो हम यूज़र से इनपुट अगर लेते हैं तब कैसे बताते हैं ना। तो हमें उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र इनपुट कौन से वेरिएबल में कितनी वैल्यू डालेगा, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है, और जो भी वैल्यू बड़ी निकलेगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कैसे हमें काम करना है, समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि x की वैल्यू मान ली, ठीक है, x की वैल्यू मान ली 5 है, और y की वैल्यू मान ली यहाँ पर हमने 9 है, और z की वैल्यू मान ली हमने 2 है, ठीक है। ध्यान से समझना, x 5, y 9 और z क्या है 2 है। ये हो गया, ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया या जो भी है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे मानेंगे कि y बड़ा है या x बड़ा है। तो हम सिंपल है, हम क्या करेंगे, x को y से चेक करवाएंगे और y को z से, सॉरी हम क्या करेंगे, x को y से चेक करेंगे और x को z से भी चेक करेंगे। दोनों से चेक करना जरूरी है ना, तभी तो हम x को बड़ा मानेंगे। x को बड़ा कब मानेंगे, जब x y से भी बड़ा हो और z से भी बड़ा हो, यानी दोनों से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा x बड़ा माना जाएगा। और अगर y की बात करें तो y जो है ये भी वही सेम चीज़, x से भी बड़ा होना चाहिए और z से बड़ा होना चाहिए, तब हम y को बड़ा मान लेंगे। अब हम कंडीशन कैसे लगाएं कि ये हमारा आंसर सही हो इस तरीके से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है इफ़, ठीक है। इफ़ हो गया, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले x को, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए थोड़ा तिरछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाएंगे। हमने कंडीशन लगाई इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर y को चेक किया। यहाँ पर इक्वल टू जो है ये भी हम चेक कर रहे हैं कि अगर सपोज x की वैल्यू 5 हुई और y की वैल्यू भी 5 हुई, तो इस केस में x को ही हम बड़ा मानेंगे, ठीक है, x को ही हम बड़ा मानेंगे। क्योंकि अभी हम सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि अगर वैल्यू बराबर हुई तो हमें मैसेज प्रिंट कराना है कि दोनों जो है वो इक्वल है, ऐसा नहीं। अगर बराबर वैल्यू होती है तो हम उस केस में x को यानी किसी एक को बड़ा मान लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम मानते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो अब हम सोचें कि अगर x जो है वो y से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा सकते हैं आराम से सी आउट क्या करा सकते हैं कि भाई x जो है वो बड़ा है। नहीं, अभी नहीं x को बड़ा मान सकते, क्योंकि हमने x को भी सिर्फ y से चेक किया है। हमें क्या करना है, अगर हमने x को y से चेक किया और बाई चांस x बड़ा निकला तो हमें
क्या करना है, x को z से भी चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ़ का। इस यहाँ पर नेस्टेड इफ़ आएगा। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, जब हम इफ़ के अंदर इफ़ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये करली ब्रैकेट इसका ओपन हुआ, यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं, ये करली ब्रैकेट बंद हो गया। तो यहाँ पर हमने लगाया इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। आपको पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि 1 होता है इसका रिजल्ट, तब ये इफ़ ब्लॉक के अंदर घुसेगा, ठीक है, यानी इस ब्लॉक के अंदर आएगा। और इस ब्लॉक के अंदर जब आएगा तब हमें क्या करना है, फिर से इफ़ लगाना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ़। जब इफ़ के अंदर इफ़ लगता है, अंदर कैसे पता चलेगा, ये इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अगर इसके अंदर इफ़ लग रहा है तो ये नेस्टेड इफ़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा लेवल है, ये पहला लेवल हो गया इफ़ का, ये दूसरा लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हम दूसरी बार क्या चेक करेंगे, सिंपल वही, हम अब की बार चेक करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू z। ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने y चेक कर लिया तो हमें पता है कि अगर इसके अंदर घुसा, ठीक है, मतलब प्रोग्राम अगर इसके अंदर घुसा, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो y से ऑलरेडी बड़ा है। अब हमें सिर्फ z से चेक करवाना है, क्योंकि अगर x जो है वो y से बड़ा नहीं होगा तो ये वाला चलेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं प्रोग्राम। यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब है कि x y से बड़ा है, तो हमें सिर्फ z से चेक कराने की जरूरत है, तो हमने सिंपल z से चेक करा लिया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू z, अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा भी होता है यानी x z से भी बड़ा निकलता है, तब यहाँ पर बिना सोचे समझे हम डायरेक्टली सी आउट करा सकते हैं क्या, कि जो x है वो बिग है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो लार्जर है या बड़ा है। समझ में आ गई बात। तो इस कोड से हमें क्या पता चला कि x जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो ये इफ़ तो चला, इसमें क्या हुआ कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू y हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो x है वो y से तो बड़ा हो लेकिन z से ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर z से बड़ा नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन तो चल गई, लेकिन ये कंडीशन अंदर आकर के ये नहीं चलेगी, तब क्या होगा। तो अगर ये चल गई और ये नहीं चली, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि z बड़ा होगा, ठीक है, इसका सीधा मतलब क्या होगा, z। ध्यान से समझिए कैसे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, बारीकी से समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन चली, इसका मतलब x बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा है किससे, y से, क्लियर। अब दूसरी अंदर वाली जो कंडीशन है, अगर ये नहीं चली, मतलब ये चल रही है और ये नहीं चल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि x z से छोटा है, ठीक है, x क्या है, z से छोटा है, और x ऑलरेडी y से बड़ा है, x ऑलरेडी y से बड़ा है लेकिन z से छोटा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि z ही फाइनली बड़ा है, ठीक है, z क्या है, बड़ा है, क्योंकि z हमें पता है कि x से बड़ा है और x तो y से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है z बड़ा हो जाएगा। तो हम इफ़ के बाद सीधा एल्स में डायरेक्टली, ठीक है, एल्स कंडीशन लगाएंगे और एल्स में हम यहाँ पर सीधे प्रिंट करा देंगे कि भाई z जो है वो आपका बिग है, यानी z जो है वो बड़ा है, सिंपल। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर z जो है वो हम बता देंगे कि बड़ा है, ठीक। अब तीसरी एक और चीज़ हो सकती है, वो क्या, अब उसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए, अब यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू y चेक किया, फिर अगर ये कंडीशन चली तो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमने फिर चेक कराया, x ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब अगर y से बड़ा है तो z से भी बड़ा होना चाहिए, तो अगर z से भी बड़ा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x लार्जर हो जाएगा। लेकिन अगर z से बड़ा नहीं हुआ तो इसका सीधा मतलब है कि z ही बड़ा है और z हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या, कि ये पहली वाली ही कंडीशन ना चले। समझ पा रहे हैं ना बात को, यानी कि जो x ग्रेटर देन y हुआ है, हो सकता है कि x जो है वो y से बड़ा ना हो, y बड़ा हो, ठीक है, y क्या हो, बड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर y बड़ा होगा तो ये पहली ही कंडीशन नहीं चलेगी, और जब ये पहली कंडीशन नहीं चलेगी तो नेस्टेड इफ़ जो लगा है, यानी जो अंदर इफ एल्स लगा, ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि ये कुछ नहीं चला। तो अगर ये कुछ नहीं चलेगा तो फिर एल्स चलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो एल्स लगा है वो इसके बिहाफ पे लगा है, ठीक है, ये वाला एल्स इसके बिहाफ पे लगा और ये वाला जो एल्स था वो इसके बिहाफ पे था, ठीक है, और ये इफ एल्स इसके अंदर है, ये भी नेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इफ़ के अंदर इफ एल्स लगाया था, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि एल्स के अंदर इफ एल्स लगा रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोचने वाली बात है सिर्फ। एल्स का मतलब क्या है, एल्स मतलब ये एक ब्लॉक बन गया आपका, और इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखें। अब ये एल्स कब चलेगा, जब इफ़ नहीं चलेगा, इफ़ नहीं चलेगा तब एल्स चलेगा, ठीक, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इफ़ ये जब नहीं चलेगा तब एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तब क्या होगा, देखिए वही चीज़ यहाँ पर क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू z। अब यहाँ पर हम x को तो ऑलरेडी चेक करवा चुके हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, ध्यान देना, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर ये कंडीशन नहीं चली, नहीं चलने का मतलब क्या है, ठीक है, आराम से समझिए, नहीं चलने का मतलब ये है कि y बड़ा है, ठीक है, y क्या है, बड़ा है। तो अगर y बड़ा है तो हम
y को दोबारा x से नहीं चेक कराएंगे, हम z से चेक करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो y है वो x से बड़ा है। तो हम यहाँ पर y को z से चेक करवाएंगे, और अगर y z से बड़ा हुआ तो हम y को ही बड़ा मान लेंगे, और अगर फिर भी यहाँ पर y जो है वो फिर z से बड़ा नहीं निकला तो हम z को ही बड़ा मान लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो y है वो x से तो बड़ा है, तो ये नहीं चला, ये चल गया, लेकिन फिर पता चला कि नहीं y जो है वो z से छोटा है, तो फिर यहाँ पर ये वाला प्रिंट नहीं होगा, z प्रिंट हो जाएगा, z इज़ लार्जेस्ट नंबर। समझ पा रहे होंगे इसको, जब ध्यान से समझेंगे सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितना डिटेल में हमने बताया है, अगर इतना डिटेल में नहीं भी बताते तब भी यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी हमने इसको डिटेल में बता दिया ताकि आप अच्छे से यहाँ पर इफ एल्स कैसे हम यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एल्स के अंदर भी हम इफ़ यूज़ कर सकते हैं, ये हमें समझाना था मेन मकसद, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड क्या है। अब देखिए दूसरे मेथड में यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लॉजिकल एंड का यूज कर रहे हैं, और लॉजिकल एंड का मतलब आपको पता था, ये क्या करता है, ये दो कंडीशन को कंपेयर करता है, यहाँ पर एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, और अगर यहाँ पर दोनों ही कंडीशन क्या होंगी, ट्रू, यानी ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, तब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, 1 होगा। लॉजिकल एंड का मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ये कितनी लाइन का था, देखिए 1 2 3 4, हालांकि लाइन की बात नहीं करते, इसमें क्या हो रहा है कि इफ एल्स यूज हो रहा है और नेस्टेड इफ एल्स ये यूज हो रहा है, इतनी बार 5 स्टेटमेंट लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर इफ एल्स इफ और एल्स बस 3 ही में काम हो जा रहा है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर हम सिंपली चेक कर लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और दोबारा चेक कर लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, यानी कि x को बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, y से भी बड़ा हो और z से भी बड़ा हो। तो हमने यहाँ पर चेक करा लिया कि भाई x जो है वो y से भी बड़ा होना चाहिए, और जो x है वो z से भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर सही मायने में x बड़ा ही होगा तो ये भी क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा 1। तो अगर दोनों ही क्या होंगे 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बड़ा है, और डायरेक्टली हम प्रिंट करा देंगे x इज़ लार्जेस्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू y तो हो गया, लेकिन जो x है y से बड़ा हो गया, लेकिन x जो है वो z से बड़ा नहीं निकला, ठीक है, छोटा निकला, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 0 क्या हो जाएगा, फाइनल 0 ही होगा, जिससे इफ़ जो है ये नहीं चलेगा, मतलब ये x इज़ लार्जेस्ट नंबर ये प्रिंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना बात। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि x बड़ा है कि नहीं बड़ा। दूसरे में इसी तरीके से y को पता कर लिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x इसको चेक करेंगे, और y ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब दोनों से चेक करेंगे। y अगर इन दोनों से, मतलब इन दोनों में अगर सपोज y बड़ा ही निकला तो ये दोनों ही फिर से वही बात 1 हो जाएंगे, और दोनों ही 1 होंगे तो ये हमारा y प्रिंट हो जाएगा कि y जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ये इफ़ और एल्स इफ दोनों ही नहीं चले, तो दोनों नहीं चलने का मतलब क्या है, दोनों नहीं चलने का मतलब सीधा होगा कि z ही हमारा बड़ा है, और डायरेक्टली हम एल्स कंडीशन में z को प्रिंट करा देंगे, हमें दोबारा चेक कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ, ठीक है, तो अगर ये 1 हुआ, ठीक, और x ग्रेटर देन इक्वल टू z, अगर ये 0 हुआ तो आपको पता है कि ये नहीं चलेगा। तो अगर ये 0 हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो z है वो x से बड़ा है। इससे ये पता चला कि x छोटा है और z बड़ा है, लेकिन अभी y वाला कन्फ्यूजन है, तो y के लिए आगे आ जाओ। तो y के लिए यहाँ पर आगे पहुँचे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहाँ पर क्या होगा, भले ही y बड़ा हो x बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली वाली से मेन है y ग्रेटर देन इक्वल टू z। अगर यहाँ पर भी क्या हुआ, ये वाला हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तब भी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, और y प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर इससे हमें पता चलेगा कि z ही बड़ा है, और यहाँ पर z हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये 2 मेथड थे, और दोनों को आप अच्छे से समझेंगे, सब समझ आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अब अगली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। अब इसे आप रन तो कर ही पाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू को रख करके देखिए, समझिए इसको अच्छे से, ठीक। इसको यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें और इस कोड को प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है कि हमें यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। अब सिंपल कैलकुलेटर का मतलब क्या, हम एक छोटा सा ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जो 2 नंबर के साथ ऑपरेशन कर पाए, ठीक है। 2 नंबर यानी कि A और B मान लेते हैं, तो A और B ये 2 नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन कर पाए, कोई भी का मतलब जो भी हम डालेंगे, जैसे एडिशन कर पाए, सब्ट्रैक्शन कर पाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर पाए और डिवीजन कर पाए, मतलब हम 4 ऑपरेशन करवाना चाहते हैं 2 नंबर के साथ। अगर 3 नंबर होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। हम क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम बस 2 ही नंबर के साथ में काम कराएंगे, और इसे हमें सिर्फ समझना है एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए
हमें सबसे पहले दो नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, यानी कि ए और बी इनपुट लेना है, और यूजर जो है वो ए और बी यानी दो नंबर डालेगा, प्लस ये भी बताएगा कि हमें मतलब उसको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, इन नंबरों को क्या करना है वो भी बताएगा। तो एक तरीके से मतलब ये भी बताएगा। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल की ज़रूरत है, और तीनों ही वेरिएबल में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तीनों ही वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और क्या जोड़ना घटाना वो ऑपरेटर भी इनपुट लेंगे। अब जो ऑपरेटर है वो आता है आपका कैरेक्टर की कैटेगरी में। ठीक है, अब वैसे तो ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनका काम तो आपको पता ही है कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन अगर सपोज यूजर से इनपुट लेना हो तो इसके लिए कौन सा वेरिएबल लगेगा, तो ये इंटीजर इंट टाइप के वेरिएबल में तो आ नहीं सकते, तो इनका जो होता है वो होता है कैर डेटा टाइप। ठीक है, कैर डेटा टाइप का वेरिएबल बना करके हम यूजर से ऑपरेटर को एज अ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे, तो हमने एक फ्लॉट टाइप के 2 वेरिएबल बनाया। फ्लॉट इसलिए बनाए क्योंकि हो सकता है यूजर 5.3 प्लस 4.9 ऐसे मतलब एडिशन के लिए फ्लॉटिंग डेसिमल नंबर भेज देता, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फ्लॉट ए और बी 2 वेरिएबल बनाए। सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्लॉट ए बी 2 वेरिएबल बनाए, और एक हमने कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल बनाया क्योंकि हमें ऑपरेटर भी चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बनाए जिसमें 2 का जो डेटा टाइप है वो फ्लॉट है, और 1 का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है। सिंपल, फिर हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, और यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब यूजर से इनपुट जो हमने लिया ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, मतलब अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए सी इन आपको पता है, सी इन, और फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर से जिस वेरिएबल में इनपुट लेना है, जैसे ए नाम के वेरिएबल में लेना है, तो इस तरीके से लिखते हैं। यही तो स्टेटमेंट होती है, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जिस वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेना, और यहाँ पर कॉलन। बस इतना ही तो अभी तक देखते आ रहे थे। तो इससे क्या होगा कि जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करेगा, सी इन पर पहुंचेगा, तो वहाँ पर रुक जाएगा विंडो, मतलब टर्मिनल की विंडो रुक जाएगी, और यूज़र जब इनपुट डालेगा तो वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ठीक, लेकिन हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। कैसे, जैसे सी आउट आपने पढ़ा, सी आउट में क्या होता है, सी आउट में हम इंसर्शन ऑपरेटर लगा करके यहाँ पर जैसे हम डबल कोट के अंदर यहाँ पर एच प्रिंट करा दिया, मतलब कुछ भी, और दोबारा अगर कोई और नई स्टेटमेंट है तो फिर से यहाँ पर हमने इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाया, और उसके बाद हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, फिर यहाँ पर हमने डबल कोट के अंदर कुछ हेलो टाइप का मैसेज है ऐसा कुछ प्रिंट करा दिया। ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल यहाँ पर हम स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सी इन में भी, ठीक है, सी इन में भी हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया, ए नाम के वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल में एक ही लाइन में इनपुट लेना है तो फिर से यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और दूसरा वेरिएबल जिसमें वैल्यू लेनी है फिर लगाएंगे, तीसरा यहाँ पर, मतलब इसमें भी हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है, हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए प्लस ऑपरेटर चाहिए, मतलब जो भी हमें एडिशन कराना है। तो हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा इस टाइप से मैसेज दिया है, यहाँ पर देखिए, इंटर अ नंबर लाइक दिस ए प्लस बी, मतलब इस तरीके से आपको नंबर इनपुट देने। अगर आपको 2 नंबर में क्या कराना है एडिशन, तो आपको प्लस ऑपरेटर इस तरीके से लगाना, पहले पहला नंबर देना ए, फिर उसके बाद प्लस, और फिर बी यानी दूसरा नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो ए और मल्टीप्लिकेशन का साइन और बी, इस तरीके से इनपुट देना है। तो अगर इस तरीके से इनपुट आएगा तो ठीक इसी तरीके से इसी ऑर्डर में सी इन ऑपरेट, यहाँ पर सी इन में हमें वेरिएबल रखने हैं। कैसे, यहाँ पर अगर हम a प्लस बी, तो a क्या है, वेरिएबल जो कि फ्लॉट डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, और ये फिर से फ्लॉट डेटा टाइप है। तो जब यहाँ पर हम सी इन लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा पहले क्या होगा, देखिए a, ठीक है, a का मतलब ये हमारा हो गया एक वेरिएबल फ्लॉट डेटा टाइप। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, प्लस, यानी जो कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल हमने बनाया है ओपी नाम का, ओपी यानी ऑपरेशन नाम का वेरिएबल शॉर्ट में। तो यहाँ पर ओपी इस तरीके से, और फिर से यहाँ पर ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पर बी यानी कि ये हो गया। तो ए ऑपरेटर बी यानी कि नंबर ऑपरेटर नंबर, इस तरीके से यूजर से इनपुट लेना है सी इन के जरिए। तो ये कर पाएंगे, सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा, याद कर ले। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूज़र ने इनपुट डाल दिया, हमने स्टोर भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेशन कराएंगे। तो आपको पता है कि स्विच में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अपनी एक्सप्रेशन यानी ऑपरेटर, ये ओपी जो कि वेरिएबल हमारा हो गया। अब ओपी में जो भी होगा, जैसे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली 4 केस लिख दिया, सिंपल 4 केस लिख दिया, और एक 5वां डिफ़ॉल्ट केस भी लिख दिया। अगर कोई प्लस माइनस मतलब ये ऑपरेटर की बजाय कुछ और ऑपरेटर डाल दे, गलत ऑपरेटर डाल दे, तो उस केस में यहाँ पर हम प्रिंट करा दें ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं और आपको फटाफट जो है कोड ब्लॉक में रन करके दिखाते हैं, वहीं पर आपको इसे हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, केस समझते हैं, इतना तो हम समझ ही चुके थे। अब केस में क्या है, हमने केस 1 दिया है, यानी पहला केस क्या है कि अगर प्लस ऑपरेटर होता है, ठीक है, मतलब प्लस इस तरह से कैरेक्टर होता है इस वाले ओपी नाम के वेरिएबल में। अब ये चूंकि प्लस एक कैरेक्टर माना जाएगा तो सिंगल कोट में है, ध्यान देना, सिंगल कोट में इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट करा देंगे ए प्लस बी, क्योंकि मैच हो गया ना। अगर ऑपरेटर में सपोज प्लस हुआ और केस 1 में क्या है, प्लस ऑपरेटर ही है, तो अगर ये दोनों मैच हो गए तो हम ए प्लस बी करा देंगे। ए बी में क्या है, ए बी में वही यूजर द्वारा डाले गए नंबर है और प्लस ऑपरेटर यूज करके ए प्लस बी करा देंगे और यही सी आउट हो जाएगा, सिंपल, योर आंसर ए प्लस बी। और उसी तरीके से सेम केस दूसरा अगला हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया और ए माइनस बी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए मल्टीप्लाई बी, और अगर डिवीजन हुआ तो ए डिवीजन बी। हम चाहें तो यहाँ पर मॉडुलो का साइन ले सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस हमने डाल दिया, ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और ऑपरेटर हुआ भाई साहब तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ये गलत ऑपरेटर आपने डाला है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया, सबसे पहले हमने डाला 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पर हमने दोबारा रन किया और अब की बार कुछ और ऑपरेशन कराते हैं। यहाँ पर जैसे हमने करा दिया 9 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पर रन किया और अब की बार हमने थोड़ा गलत डाल दिया, यहाँ पर हमने डाला 8 और ऑपरेटर की जगह पर यहाँ पर हमने कुछ ऐसे डाल दिया जैसे हमने के डाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने नंबर अगर डाला तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, यानी ऑपरेटर जो है वो मैच नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट केस में चला गया, गलत है। और यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अगर हम सीक्वेंस गलत कर दें, जैसे यहाँ पर जो हमारा सी इन है इसमें पहला जो है ये फ्लॉट वेरिएबल है, दूसरा क्या है, ये हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, और तीसरा फिर से फ्लॉट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बदल दें, जैसे सपोज हमने पहले क्या कर दिया, हमने पहले दे दिया ऑपरेटर, जैसे प्लस दे दिया, और प्लस के बाद यहाँ पर हमने क्या दिया, स्पेस, और फिर हमने डाला 5 और फिर दिया स्पेस और फिर हमने डाला 6, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेसिकली ऑर्डर बदल दिया, ठीक है। और अब अगर हम एंटर करेंगे तो बता रहा है ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर की पोजीशन ये थी और यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना। फिर यहाँ पर हमने स्पेस भी दिए हैं, जैसे पुरानी वाली एक्सप्रेशन में हमने स्पेस नहीं दिया था, जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्टली 5 + 3 कर दिया और एंटर बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिक इसने 8 उठा लिया बिना स्पेस के, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सही थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम स्पेस नहीं देते, जैसे हमने डाला +6, ठीक है, +6, और फिर उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पर, अब दोबारा स्पेस अगर देते हैं, अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये पूरा एक ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये एक वेरिएबल के लिए वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, एक ही वेरिएबल के लिए वैल्यू हुई। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर एंटर बटन देते हैं, जैसे एंटर प्रेस किया या स्पेस प्रेस किया इस कंडीशन में, तो यहाँ पर ये दोबारा वैल्यू मांगेगा। देखिए अभी प्रोग्राम आगे रन नहीं हो रहा, कर्सर नहीं नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो अब यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया सपोज 8 और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर किया, अब ये तीसरी वैल्यू भी मांगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहली वाली जो वैल्यू है ये पूरी सिंगल वैल्यू हो गई, 8 दूसरी हो गई और 3 जो है वो तीसरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बार 3 वेरिएबल लगा रखे हैं ना। तो ये समझ पा रहे होंगे। और फिर जब हमने एंटर किया तो बता रहा है ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑपरेटर गलत है ही है, तो समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने एक सिंपल कैलकुलेटर भी बना करके देख लिया है। तो इस वीडियो में हमारा जो लेवल 1 है वो कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज, और अगली वीडियो से हम लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। और लेवल 2 में सबसे पहले हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, और लूप्स और एरेज पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज मिलने वाली है जो कि हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पैटर्न प्रोग्रामिंग के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।